देखो, अच्छा मैं फिर से कह रहा हूं, चैप्टर डन है, ठीक है ना। अब कुछ मतलब एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस कह सकते हो हम देख रहे हैं, ठीक है ना, कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, जिसमें पहला दिख रहा है क्या, लेट द करेक्ट पोजीशन फॉर ऑब्जेक्ट ओ आई इज बॉक्स बी आई, है ना। और ऐसे 6 चीजें हैं, मतलब इट इज फॉर आई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, है ना। मतलब O1 का कॉरेस्पॉन्डिंग बॉक्स है B1, O2 का कॉरेस्पॉन्डिंग बॉक्स है B2 एंड सो ऑन। O's आर ऑब्जेक्ट, B's आर बॉक्सेस, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स ऑफ दीज 6 ऑब्जेक्ट्स। अगर यही बोल के रुक जाता तो ये तो D6 होता, ठीक है ना। बट इसने फर्दर कहा सच दैट O1 डज नॉट गो इन B2 एंड O3 डज नॉट गो इन B4, ठीक है। मतलब डी अरेंजमेंट के अंदर ही घुस रहे हैं और कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, है ना। तो अब देखो यहां पर अपने पास जैसे ये दिखा तो थॉट आना चाहिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन का। कितने लोगों को सुनते ही थॉट आए, बढ़िया। तो अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन में क्या करेंगे, एक इवेंट हम मानते हैं E1, O1 गोज इन B2, ठीक है। और एक इवेंट हम मानते हैं E2 कि O3 गोज इन B4, ठीक है। और अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन अपने से पूछ क्या रहा है, NE1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश, मतलब ना ही O1 B2 में जाए और ना ही O3 B4 में जाए, जो कि डी अरेंजमेंट में जा सकता है ना। तो अब देखो, अच्छा बेसिकली यहां पर E1 O1 गोज टू B2 का मतलब क्या है, डी अरेंजमेंट के अंदर बात हो रही है। 6 ऑब्जेक्ट डी अरेंज हो रहे हैं, 6 ऑब्जेक्ट, देखो ना मैं यहां लिखता हूं साइड में, 6 ऑब्जेक्ट से O1 B1 O1 B1 O2 B2 O3 B3 O4 B4 O5 B5 और O6 B6। क्या हो रहा है, ये 6 ऑब्जेक्ट्स इन बॉक्सेस में डी अरेंज हो रहे हैं, और उसके अंदर हमने 2 इवेंट्स माना कि O1 इज गोइंग टू B2 और एक इवेंट माना कि O3 इज गोइंग टू B4। और तब हमें चाहिए क्या, NE1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश, कि ना O1 B2 में जाए ना ही O3 B4 में जाए, ठीक है ना। तो अब हमने यहां पे इसका फॉर्मूला लिख लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल माइनस NE1 यूनियन E2। अब टोटल का रोल तो कौन प्ले करेगा, D6, माइनस NE1 यूनियन E2 का मतलब क्या हो गया, NE1 प्लस NE2 और माइनस NE1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है ना। अब जरा देखो बात NE1 की हो रही है ना। तो NE1 का मतलब क्या हो गया, सुनना ध्यान से, NE1 का मतलब हो गया कि O1 गोज इन B2। अगर आपको याद हो तो हम ये काम कर चुके हैं। क्या सिखाया था आपको कि O1 का B2 में जाना या B3 में जाना या B4 में जाना या B5 में जाना या B6 में जाना, दीज आर ऑल इक्वली लाइकली। मतलब पूरे D6 का 5वां हिस्सा तरीका होगा जिसमें O1 B2 में जा रहा होगा, सिखाया था। तो आप देखो, आपको यहां NE1 मजे से पता है D6/5, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर NE2 मतलब O3 गोज टू B4, तो O3 कितने तरीके से B4 में जा सकता है, ठीक है ना। ये भी तरीका सेम होगा, क्योंकि O3 डी अरेंजमेंट में जितने तरीके से B4 में जाएगा उतने ही तरीके से तो B5 में भी जाएगा, एंड सो ऑन। तो आपको यहां से
E2 भी क्या दिख रहा है, D6/5, ठीक है ना। अब इसमें इंटरेस्टिंग है इंटरसेक्शन निकाल, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर अब हम NE1 इंटरसेक्शन E2 की बात करते हैं। तो E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब क्या हुआ, O1 को आप B2 पे भेज चुके हो, ठीक है, और O3 को B4 पे भेज चुके हो, ठीक है। तो जरा सोचो यहां पे सिनेरियो क्या बनेगा कि भाई O1 को कहां भेजा है, B2 पे, है ना। तो O2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक बार को हम किसको मान लेते हैं, जो O1 की जगह है ना। और ऐसे ही O3 को आपने भेजा है कहां पे, B4 पे, तो O4 के कॉरेस्पॉन्डिंग को एक बार को क्या मान लेते हैं, O4 के कॉरेस्पॉन्डिंग को मान लेते हैं B3, और O5 का तो B5 है ही, है ना, और O6 का B6 है ही, ठीक है ना। तो अब हम NE1 इंटरसेक्शन E2 को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो जरा देखना, अब देखो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलो एक बार को सुना ध्यान से, एक बार को B1 को ही O2 का कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस ट्रीट करते हैं, और B3 को ही O4 का कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले D4 लगा देते हैं। अब D4 लगा दिए तो क्या हुआ, O5 B5 पे नहीं जा रहा, O6 B6 पे नहीं जा रहा, लेकिन O2 भी B1 पे नहीं जा रहा, और O4 भी B3 पर, जो कि जा सकता है, जा तो सकता है, ठीक है ना। तो अब इसमें मिसिंग क्या होगा कि O2 B1 पे जाए और डीअरेंजमेंट हो, ठीक है। तो प्लस अब जरा देखो, मैंने O2 को B1 पर भेजा और डीअरेंजमेंट काउंट किया, तो D3, जिसको आप क्या बोल रहे हो, O2 गोज टू B1 एंड देन डीअरेंजमेंट, ठीक है। फिर क्या, O4 गोज टू B3 एंड देन डीअरेंजमेंट, फिर D3 हो गया, O4 गोज टू B3 एंड बाकी का डीअरेंजमेंट। काम हो गया क्या, नहीं, अभी भी एक चीज छूट रहा है, क्या, कि O2 B1 पे जाए, O4 B3 पे जाए, और बाकी दो चीजें डीअरेंज। मतलब यहां पर आप इसको फर्दर क्या बोल दोगे, D2, है ना। तो D2 मींस क्या हुआ कि O2 गोज टू B1 एंड O4 गोज टू B3, O4 गोज टू B3, ठीक है ना। तो अब जरा देखो, तो यहां पर ये कितना हो गया, तो D4 कितना होगा, 9, क्या याद करना सिखाया, 2, 9, 44 एंड 265, है ना। तो D4 हो गया 9 और D3 हो गया कितना, 2, तो 2 2 4, और D2 कितना हो गया, 1, तो कितना हो गया ये अपने पास आ गया 14, ठीक है। तो अब देखो यहां पर फाइनल जो हम आंसर लिखेंगे, वो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, D6 हो गया माइनस NE1, अच्छा D6/5 का मतलब कितना हो गया, 53, तो 53 प्लस 53, है ना, और माइनस 40, ठीक है ना। तो ये अपने पास देखो, तो 265 और 14 जोड़ दो, तो 265 और 14 हो गया अपने पास 279, है ना, माइनस 106, 173। देखो आगे आई बात समझे, ठीक है। तो ये मतलब देखो, ये डीअरेंजमेंट वही है ना, उसके एकदम अंदर डीप गए, है ना। अब इसके बाद कुछ बचता नहीं इसमें, कैसी भी चीजें यहां पे आ जाए, कैसा वेरिएशन आ जाए, डीअरेंजमेंट में सोचा जा सकता है, ठीक है ना। चलो अब फिर देखते हैं, हर क्वेश्चन मजेदार है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 चिल्ड्रन कैन डिस्ट्रीब्यूट 10 tickets out of 15 consecutively numbered tickets। मतलब 1 2 3 से लेकर ऐसे 15 consecutively numbered tickets है, और चिल्ड्रन है 3, C1 C2 C3, ठीक है ना। और ये
अपने आप को कितने इनमें से टिकट्स बांटना चाह रहे हैं? 10 टिकट्स, ठीक है ना। और वो जो 10 टिकट्स बांटना चाह रहे हैं वो ऐसे बांटना चाह रहे हैं कि वो ब्लॉक्स ऑफ 5 consecutive टिकट्स, 3 consecutive टिकट्स और 2 consecutive टिकट्स, है ना। मतलब क्या है, पहले तो आपको ये जो 15 चीजें हैं उनमें से 5 लगातार, 3 लगातार, 2 लगातार किसी भी सीक्वेंस में हो और वो फिर इन तीनों चिल्ड्रन में रोटेट हो। ये क्वेश्चन है। अब देखो, अगर आपको सोचने कहा जाए, आपको लगेगा तो इम्पॉसिबल है सोचना, कैसे सोचेंगे? नहीं, क्योंकि क्या है, ये जो मतलब लगातार टिकट्स को सोचना है, इसका कुछ भी वेरिएशन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सोचो, जैसे मान लो मैंने कहा 3, 4, 5, 6, 7 एक बंडल, ठीक है ना। फिर 10, 11, 12, ठीक है, और फिर 14, 15। अब इसी में एक ये भी हो सकता है क्या कि 2, 3 2 का, फिर 5, 6, 7 3 का, और फिर 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है ना। अब एक बार को 30 सेकंड सोचो, कुछ दिमाग आ रहा हो तो। क्वेश्चन तो समझ आ गया ना सबको? अच्छा, एक बार ये बंडल्स बना ले, फिर तो इनमें रोटेट कर देंगे। अब देखो ये क्या मस्त तरीके से सॉल्व होगा, पैरेलल सेटअप बनाएंगे, ठीक है ना। अब बना लेंगे। हट चुप है, तुम्हें समझ नहीं आया कि कितना भयानक है। कैसे 5 का बनाएगा? कौन सा 5? कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। 5 शुरू के 5 ले लो, या फिर पहले शुरू के 3 लो, बीच में 2 घुसाओ। कितना टफ वेरिएशन है, कैसे करेगा? अरे बात नहीं। देखो, अब देखो मैं इसको कैसे टैकल करूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं एक पैरेलल सेटअप बना रहा हूं, ध्यान समझना। एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, एक ऑब्जेक्ट है सी, ठीक है, और 5 है डी, ठीक है। मतलब कितनी चीजें है? 7, सॉरी 8। अरे बोलो कितनी चीजें? 8 है। 8 जिसमें 4 एक जैसे, सॉरी 8 जिसमें 5 एक जैसे। अब मैं कह रहा हूं कि इसका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है ना, मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये जो है ये आपको इस तरह के सारे बंडल्स बना के दे दिया। कितने लोग इसको समझ पा रहे हो? ठीक है। अब जो नहीं समझ पा रहे हो, देखो क्या होगा। कोई सा भी अरेंजमेंट इसका सोचो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द अरेंजमेंट सोचते हैं कि डी डी ए डी बी डी डी सी, है ना। तो अब आपको करना क्या है, इसमें काउंटिंग करना शुरू करो, ठीक है। और जिस भी प्लेस पे ए आएगा उसको 5 लगातार गिनना, जिस भी प्लेस पे बी आएगा उसको 3 लगातार गिनना, और जिस भी प्लेस पे सी आएगा उसको 2 लगातार गिनना, है ना। तो ये आपको देखो बंडल बना के दे रहा है। आप काउंटिंग करते हैं, डी का मतलब जिसको नहीं लेना है, तो 1 2, अब ए का नंबर आ गया, तो देखो बंडल जो अपना बन रहा है वो क्या बन रहा है? 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर डी का मतलब 8 नहीं लिया, फिर बी आ गया, तो अब 3 लगातार, मतलब क्या हो गया? 9 10 11, ठीक है। फिर डी और डी का मतलब 12 नहीं लिया, 13 नहीं लिया, क्या हो गया? 14 15, 14 15, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहता हूं यहां पर डी डी ए डी डी बी
ठीक है, और सी और डी, एक अरेंजमेंट ये भी होगा, है ना। तो इसका मतलब कि अच्छा एक काम करते हैं, ए और बी को स्विच भी करा देते हैं, है ना, यहां पे बी कर देते हैं, यहां पर ए कर देते हैं, अभी ठीक है ना। अब जरा देखो तो क्या होगा, पहला दूसरा नहीं, फिर बी पड़ गया तो क्या बोलेंगे 3 4 5, ठीक है, फिर 6 नहीं 7 नहीं, फिर ए पड़ा तो 8 9 10 11 12, फिर देखो लगातार सी पड़ गया तो फिर क्या बोलेंगे 13 14, कुछ भी ले लो। इनफैक्ट ये भी एक तरीका बता रहा है, ये कौन सा तरीका बता रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड बाकी, है ना। तो अब ये 8 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल ने क्या श्योर किया कि ऐसे सारे बंडल्स हो गए किसी भी ऑर्डर में। अब इनको फिर क्या करना है, उन बच्चों में घुमा देना है। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा दिस इंटू 3। आ रही बात समझे, मतलब क्या हो जाएगा, ये अपने पास आ गया 8 इंटू 7 इंटू 6 और इंटू 6, काम ही नहीं किया। अच्छा ये उसकी क्वांटिटी में है ना, क्या है आंसर 20 आ गया ना, ठीक है। तुम ही लोग जल्दी कर ले रहे हो, ये बेकार है। 8 इंटू 6 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 6 कितना आ रहा है बताओ, चलो लिख देते हैं 2016, धोखा दे दिया ये, ठीक है, बात समझ आए, ठीक है ना। ये देखो ये पैरेलल सेटअप का जादू है। अब मैं क्या कह रहा हूं, जब चैप्टर को अब समराइज करेंगे ना, चैप्टर आज डन हो रहा है, ठीक है ना, तो ये जितने पैरेलल सेटअप्स है ना, इनको एक बार माइंड में टूल की तरह बिठाना, तो अपने आप आपको कभी कोई टफ सिचुएशन आएगा ना तो रिजेंबल करता दिखेगा, अरे यहां ये वाली चीज सोचते हैं, ठीक है ना। अब देखो चलो फिर नेक्स्ट है, कह रहा है 5 बॉयज एंड 10 गर्ल्स सिट एट रैंडम इन अ रो, ठीक है, कुछ नहीं बोलता तो 15 फैक्टोरियल हो। अब कह रहा नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सच दैट एंड सीट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द बॉयज एंड बिटवीन एनी 2 बॉयज देयर ऑलवेज लाई एन ऑड नंबर ऑफ गर्ल्स। कितने लोगों को कल से चीजें रिलेट होती दिख रही है इसमें, कल किसको कहते हैं, वो तो कल खत्म। चल पहले भयानक सिचुएशन है ये तो फील करो, नहीं ठीक है कि किनारे पे बॉयज बैठने चाहिए, चुप हो जा, किनारे पे बॉयज बैठने चाहिए, और ध्यान ये रखना है कि कोई भी 2 बॉय के बीच ऑड नंबर ऑफ गर्ल्स ही होनी चाहिए, ये भी नहीं बताया कितने, है ना। चलो देखो तुम लोग को, मतलब फिर मैं दुखी हो जाता हूँ, लगता है नहीं छोड़ो मत बताओ, तुम लोग पुरानी चीजें जब याद नहीं रखते हो ना। देखो अब मान लो कि ये बॉयज बैठे हैं, ये आपस में अरेंज हो जाए कितने फैक्टोरियल से, 5 फैक्टोरियल से, किनारे पे बॉयज बिठाने, है ना। है ना, अब इनके बीच हमने गर्ल्स की संख्या मान ली, कि मान लेते हैं मतलब अच्छा यहां पे B1 B2 B3 B4 B5 ये रोटेट हो रहे होंगे, तो हमने मान लिया कि जब किनारे से 5 बॉयज बैठे होंगे तो शुरू के 2 बॉयज के बीच कितनी गर्ल्स, फिर सेकेंड और थर्ड बॉय के बीच कितनी गर्ल्स, फिर थर्ड और फोर्थ बॉयज के बीच कितनी गर्ल्स, और फोर्थ और फिफ्थ बॉयज के बीच कितनी गर्ल्स। दोज आर N1 N2 N3 N4। अब N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ये आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता देगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये सारे क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, N1 को 2K1 प्लस 1, N2 को 2K2 प्लस 1। तो देखो 2K1 प्लस 1, 2K2 प्लस 1, 2K3 प्लस 1 और 2K4 प्लस 1, ठीक है ना।
और इक्वल टू कर लेते हैं 10। और अब अगर देखा जाए तो सारे केज कहां से स्टार्ट ले रहे हैं? 0 से, है ना। तो यहां से ये रिड्यूस हो गया क्या कि K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 को मैं यहां ब्रैकेट ले लेता हूं, ठीक है ना, प्लस K4 और इधर जाके हो गया, इधर 4, 10 में से 4 गया 6/2 3, है ना। अब यहां बैगर लगा दो। तो बैगर लगाने से क्या हुआ? 3 प्लस 3C3 वो तरीके मिल गए जिससे मतलब बॉयज फिर बीच में कुछ गर्ल्स, फिर बॉयज फिर बीच में कुछ गर्ल्स, फिर बॉयज फिर बीच में कुछ गर्ल्स का सेटअप कितना हो सकता है, वो काउंटिंग आपकी होगी नहीं। तो अब होगा क्या? अगर आप देखो तो अब आंसर लिख रहा हूं मैं, पहले वो सेटअप तैयार करते हैं। तो क्या होगा? 3 प्लस 3C3। इससे आपको पता चल गया कि कब कब कौन दो बॉयज के, मतलब कब कब दो बॉयज के बीच कितनी गर्ल्स होंगी, है ना। और अब देखो तो किसी भी एक सेटअप में सारे बॉयज आपस में अरेंज हो रहे होंगे और सारी गर्ल्स आपस में अरेंज हो रही होंगी 10। दिस विल बी द आंसर। अरे बात समझे? ठीक है। फिर देखो एक से एक मजेदार सिचुएशन है। अब इस बार देखो क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 12 एलिमेंट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स A1 से लेकर A12 नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 1 2 3 अप टू 50 सच दैट। अब इसमें पहला क्वेश्चन बहुत ही लल्लू है। आपको वो चुनने हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस में, है ना। नहीं, इट इज एज सिंपल एज 50C12। कई को दिमाग लगा रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर तो यहां पर देखो ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें इसमें से 12 चुनने हैं, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, है ना। और अवेलेबल इंटीजर्स कितने हैं? 1 से लेकर 50 तक। तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि वो सारे इंक्रीजिंग सीक्वेंस में होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहां पर फर्स्ट का आंसर कर देंगे 50C12, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया कितने ऐसे हम 12 चीजें चुन सकते हैं उसमें से। अब मजेदार है सेकंड, ठीक है ना। अब सेकंड क्या कह रहा है कि A1 A2 बराबर भी हो सकते हैं, A2 A3 बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे आपको 12 इंटीजर चुनने हैं। तब सोच के देखो, मेरा मन किया मैं 12 1 ही चुन लिया, कौन रोक रहा है? नहीं समझ आया? मतलब बेसिकली इसको क्या कहेंगे? नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग तो कह नहीं सकते, लेकिन क्या बोलेंगे? नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पॉसिबिलिटी सोचो, तो आप ऐसा कह सकते हो कि 3 बार 1, है ना, या 1 भी लेना जरूरी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, 3 बार मान लेते हैं 4, ठीक है ना। फिर 10 5 बार, ठीक है ना, कितने हो गए? 5 3 8, ठीक है ना। 15 2 बार, कितने हो गए? 5 3 8 2 10। हमें टोटल कितने लेने हैं? 12, ठीक है ना। फिर 26 एक बार, 30 एक बार, 32 एक, है ना। कितने हो गए? 3 5 3 8 2 10 2 8, सॉरी, ऐसा। तो देखो 1 सच सिलेक्शन अपने पास है। तो अब इस तरह के सारे सिलेक्शन गिनने हैं। अब सोचो, फील करोगे तो ये तो भयानक है, ठीक है ना। मतलब अपने को लगेगा ये तो ऐसे तो डील हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में, है ना। कुछ बोलना चाह रहा? बोल। वाह वाह, n की पावर r, n की पावर और, चलो देखो अब इसको जादू करते हैं। लेट xi बी द नंबर ऑफ टाइम्स। बेसिकली हमें यही तो सोचना है कि 1 कितनी बार अपने सिलेक्शन में आएगा,
2 कितनी बार अपने सिलेक्शन में आएगा, 3 कितनी बार अपने सिलेक्शन में आएगा, ठीक है ना। तो xi बी द नंबर ऑफ i को हम कितनी बार उठा रहे हैं उसको xi बोल रहे हैं, है ना। xi बी द नंबर ऑफ वेज, सॉरी नंबर ऑफ टाइम्स, xi बी द नंबर ऑफ टाइम्स i is selected, xi बी द नंबर ऑफ टाइम्स i is selected, ठीक है ना। तो आपको यहां पर क्या करना है, x1 मतलब 1 कितनी बार ले रहे हो, x2 मतलब 2 कितनी बार ले रहे हो, x3 मतलब 3 कितनी बार ले रहे हो, बात समझे, ठीक है ना। ऐसे ही x50 मतलब या x49 मतलब 49 कितनी बार ले रहे हो, और x50 मतलब 50 कितनी बार ले रहे हो। बैगर, है ना। तो ये ही संख्या का सम तो हमें 12 चाहिए, है ना। जहां ये x1 x2 x3 दीज आर ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम 0, मतलब कोई भी xi क्या है 0 ऑनवर्ड्स ले सकता है, कोई भी xi अपना 0 1 2 ऑनवर्ड्स ले सकता है, ठीक है ना। तो आपको इसका आंसर क्या दिखा, क्या बोलोगे, 12 प्लस 49c 49, 12 प्लस 49c 49, ठीक है ना। अब विजुअलाइज करो कैसे आंसर आ गया, है ना। तो अब आप कोई सा भी पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी सोचो, ठीक है ना। तो जैसे यही वाला सोचो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ होगा कि x4 लिया होगा 3, x10 लिया होगा 5, x15 लिया होगा 2, और x26 लिया होगा 1, और x30 लिया होगा 1, और जिनको कुछ नहीं मिला होगा उनको 0। तो अब आप कुछ भी ऐसा देते जाओ, है ना, आपको तरीके मिलते जाएंगे। हमारी बात समझ में। अब जैसे इन्हीं में रोटेशन कर दो, जैसे 3 5 2 1 1, ऐसा भी तो हो सकता है। सोचो जरा कि मैं बोलूं x4 5, है ना, x10 2, है ना, x15 3, या x15 1, x26 3, है ना, और आपको x31, है ना। आप जो भी बैगर लगाते हो इसी तरह के सॉल्यूशंस तो आप गिन रहे हो, है ना। अब आप देखो ये आपको वन सच सिलेक्शन दे दिया, और वन सच सिलेक्शन मतलब यहां क्या कह रहा है, 4 4 4 4 4 कितनी बार, 5 बार, ठीक है ना। 10 10 2 बार, है ना, 15 1 बार, 26 26 26 और 30, ठीक है ना। अब इसको आप स्टैंडर्ड टूल की तरह माइंड में सेट करो। अब देखो इसको सीखते ही 2 सेट के बीच टोटल नंबर ऑफ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शंस निकालना हो गया खत्म। कितने लोग एक बार में बात समझ गए। नॉन इंक्रीजिंग मतलब क्या हो, इनपुट बढ़ाए तो अच्छा यहां पे सीक्वेंस में इंक्रीजिंग रख रहा हूं, डिक्रीजिंग रखूं तो भी वेज तो सेम ही होगा। तो सीक्वेंस इंक्रीजिंग रखना, सीक्वेंस डिक्रीजिंग रखना, तो वहां पे क्या होगा, आप 2 ए और बी 2 सेट ले लो और उनके बीच फंक्शंस की बात करो। मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस, तो फर्स्ट वाला होगा। टोटल नंबर ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस, सेकंड वाला होगा। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस, फर्स्ट वाला होगा। तो यहां ये टूल आपको उनसे मैच करता दिखेगा। तो यहां पर आप इसको क्या सेट करोगे माइंड में कि अपने पास देखो, फिर से समराइज करता हूं, 50 इंटीजर्स थे, 50 नेचुरल नंबर्स थे, है ना, और 50 में से हमें 12 चुनने थे, सच दैट जरूरी नहीं है कि वो डिस्टिंक्ट हो। तो जितने भी तरीके से हम सोच सकते थे ये बेगर वाले मेथड ने हमें दे दी। कितने लोग इसमें सुपर क्लियर,
ठीक है, जिनको जो फंस रहे हैं इसको घर पे वापस सोचना। अब देखो डिवाइजर्स पे हम खूब सारी बातें कर चुके हैं, कुछ और करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो यहां पे क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 क्यूब 7 की पावर 5 ऑफ द फॉर्म 4n+1। तो 4n+2 वाला तो हम लास्ट क्लास में देखे थे। क्या 4n+2 अगर टैकल करने कहा तो ये तो लल्लू चीज है, एक 2 बाहर निकाल दो और अंदर हो गया 2n+1। तो बेसिकली इसका फील होगा कि हमें वही डिवाइजर्स चाहिए जिसमें एग्जैक्टली एक बार 2 ले रहे हैं और बाकी सारे ऑड। हाँ, उसमें यह भी सिखाया था कि n होल नंबर होगा तो क्या सोचना है, n नेचुरल नंबर होगा तो क्या सोचना है, ठीक है ना। अब यहां पर ये भयानक चीज हो गई 4n+1 पैटर्न की, ठीक है ना। तो इतना तो दिख रहा है कि और डिवाइजर चुनने हैं, मतलब यहां 2 का कोई काम नहीं है। लेकिन हम ये कैसे श्योर करेंगे कि वो डिवाइजर्स 4n+1 पैटर्न के ही हो, वो डिवाइजर्स 4n+1 पैटर्न के ही हो, ये हम कैसे श्योर करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए एक एक्स्ट्रा जानकारी जुटानी पड़ेगी। देखो क्या, जरा सोच के देखो, अगर हम, अरे ध्यान देना, अच्छा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर को 4 के डिविजिबिलिटी के रेफरेंस में देखो तो वो 2 ही पैटर्न का हो सकता है, या तो 4k+1 या 4k+3, ठीक है। तो देखो मैंने कहा 4k+1 और मतलब 2 4k+1 पैटर्न के नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 4k+1 पैटर्न के नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका पैटर्न क्या होगा। तो देखो 4 से भिड़ेगा, अभी 4k है, फिर 1 के साथ ये 4k, 1 के साथ ये 4k और उसके साथ 1 1 भिड़ाओगे तो आपको क्या दिख रहा है कि 4k+1 पैटर्न का ये हुआ। मतलब अगर आपने 2 4k+1 पैटर्न के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमेशा उसका रिजल्ट एक 4k+1 पैटर्न का नंबर आएगा, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर हम करते हैं कि अगर एक नंबर 4k+1 पैटर्न का है और दूसरा नंबर 4k+3 पैटर्न का है तो क्या होगा। अब देखो क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4k, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4k, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4k, लेकिन इसके साथ फिर एक्स्ट्रा क्या बच गया 3। तो आपको यहां पर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फील हुआ कि इस तरह का जो नंबर है वो ऑलवेज 4k+3 पैटर्न का होगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं अगर 2 4k+3 पैटर्न के नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, है ना, तो हुआ क्या जरा देखना, 4k 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 और उसके साथ क्या बचा 9, है ना। तो आप अगर देखो तो यहां पे इसको हम कह पा रहे हैं एक तरीके से 4k3+9 और 9 का मीन्स क्या हो गया 8+1। तो आप इसको अल्टीमेटली क्या कह पा रहे हो 4k+1, है कि नहीं। अब यहीं से कहानी शुरू हो रही है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग अपने पास है, बेसिकली नंबर थ्योरी का टच है, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो मैं एक सेटअप लिखता हूं। अच्छा 2 तो हमें यहां चाहिए नहीं, मेनली किस पे सोचना है 3 5 और 7 पे ध्यान दो। तो एक सेटअप लिखता हूं 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3 और 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 4। अब मेरी बात सुनो, 5 का आप कोई भी पावर लोगे इट विल बी ऑफ 4k+1 पैटर्न। 5 का कोई भी पावर लोगे इट विल बी ऑफ 4k पैटर्न। 3 का कोई भी पावर लोगे तो वो ऑल्टरनेट होगा। जैसे 3 की पावर 0 है 4k+1 पैटर्न, तो फिर 3 है 4k+3 पैटर्न, फिर 9 है 4k+1 पैटर्न, फिर 27 है 4k+3 पैटर्न। तो 3 की पावर जैसे जैसे आप रेज कर रहे हो, एक बार 4k+1 तो एक बार 4k+3, फिर एक बार 4k+1 तो एक बार 4k+3। सेम फॉर 7,
7 के पास 0 क्या हुआ 4k प्लस 1, 7 क्या हुआ 4k प्लस 3, फिर 7 स्क्वायर क्या हुआ 4k प्लस 1, बोलो है ना, फिर 7 क्यूब क्या हुआ 4k प्लस 3, है ना। तो ऑल्टरनेट पावर में हमें 4k प्लस 1 और 4k प्लस 3 मिल रहा है, ठीक है ना। अब जरा सोचो कि बीच वाला अपना 4k प्लस 1 है, तो ये तो हमें डिस्टर्ब करने से रहा, बोलो बोलो ना, ये तो हमें डिस्टर्ब करने से रहा, ठीक है ना। क्योंकि क्या हो रहा है 4k प्लस 1 के साथ आप 4k प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो तो 4k प्लस 1 बन जा रहा है, और 4k प्लस 1 के साथ अगर आप 4k प्लस 3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जा रहा है 4k प्लस 3। तो ये खुद से कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो 5 के आप कोई सा भी पावर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेन हमने 3 और 7 पे सेट किया कि जरा सोचो तो 3 के अगर सारे इवन पावर लेंगे तो ये ऑलवेज 4k प्लस 1 पैटर्न का होगा, 7 के सारे इवन पावर लेंगे तो ये भी 4k प्लस 1 पैटर्न का होगा। तो दो 4k प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 4k प्लस 1 और उसका इसके साथ वापस मल्टीप्लीकेशन 4k प्लस 1। तो आप सोचो इस प्रोडक्ट के जितने भी टर्म्स हैं सब रिक्वायर्ड डिवाइजर्स हैं, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही तरीके से यहां पर एक और सेटअप बनाते हैं, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3। इसने हमें फिर से डिस्टर्ब नहीं किया। और इस बार क्या लेते हैं 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 3, और इधर लेते हैं 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 5। अब आप देखो तो ये सारे हैं 4k प्लस 3 और ये सारे हैं 4k प्लस 3। तो दो 4k प्लस 3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया 4k प्लस 1, और 4k प्लस 1 फिर इस 4k प्लस 1 के साथ क्या दे देगा 4k प्लस 1। हरी बात समझ में है ना। इसके अलावा कुछ छूटा क्या नहीं। अगर आप इसको यहां प्लेस कर दो तो गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि फिर एक 4k प्लस 3 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बना देगा 4k प्लस 3। और बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप इसको यहां प्लेस कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब बेसिकली नाउ द टारगेट रिड्यूसेस कि ऊपर जो प्रोडक्ट लिखा है उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और नीचे जो प्रोडक्ट लिखा है उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो 2 into 4 into 3, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे तो क्या बोलेंगे 2 into 4 into 3, है ना। तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर आएगा 48। लेकिन अब इसमें एक गड़बड़ी हो गई, हमें चाहिए 4n प्लस 1, है ना, और n है नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटा ही क्या आएगा 5, बोलो है ना। तो लेकिन अपने इस सिलेक्शन में एक सिलेक्शन वो भी है जब हमने ना एक भी 3 लिया है, ना एक भी 5 लिया है, ना एक भी 7 लिया है। ये देखो ना, ये भिड़ा हुआ है ना, ये वाला पर्टिकुलर सिलेक्शन नहीं चाहिए। तो देखो इतना सोचने के बाद भी अगर कैजुअल होंगे तो गलत हो जाएगा। तो अपने पास आंसर क्या आ गया 48 माइनस 1 यानी कि 40, है ना। तो अब आप इसको भी टाइप बेस्ड ही ले सकते हो, हालांकि होता और भी है, जैसे 8n प्लस 1 पे भी हम ऐसे सोच सकते हैं, है ना, वो और टेढ़ा हो जाएगा। 8n प्लस 1 पे 4 पॉसिबिलिटी आएगी, नहीं 8 से डिवाइड करने, 8 से और डिवाइजर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं 1, 3, 5 और 7। बट हमें एक अप्रोच मिल गया, इससे ज्यादा तो टफ क्या पूछेगा, ठीक है ना। चलो अब देखो, अरे यार हाँ देखो, अब यहां पे नेक्स्ट कह रहा है इफ n इज अ फैक्टर ऑफ 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, सॉरी 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। फैक्टर मीन्स कोई भी डिवाइजर, बोलो ना, दुनिया भर के हो सकते हैं। यहां पर कितने होंगे 5 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1। अब कह रहा है सच दैट a इंटू बी जो है वो n है, a इंटू बी जो है, a इंटू बी जो है वो n है ना। तो हमें यहां से टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी गिनना है। तो पता है ये हमें क्या कहना चाह रहा है एक तरीके से कि भाई a इंटू बी, फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर 3 क्यूब हो जाए तो वहां से सारे गिनो, फिर a इंटू बी 2 की पावर
है ना, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 हो जाए तो सारे गिनो, मतलब सबका गिनना पड़ेगा। और उसमें भी ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, मतलब ए बी बी ए रोटेट होगा, समझ रहे हो? तो फिर भयानक दिख रहा है, इतना तो कैसे सोचे, सोच तो लेंगे, पीछे पड़ जाए तो सोच लेंगे, सारे लिखेंगे है ना। लेकिन सोच डिवाइजर्स कितने आ रहे हैं यहाँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 है ना, तो 120 को लिख के थोड़े ना करेंगे, ठीक है। अब देखो जादू करते हैं फिर। अब इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ही आंसर होंगे। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? अब इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में हमेशा सी को कुछ तो दे रहे होगे, है ना। तो जो सी को दे दिया तो बाकी किसके हिस्से गया, ए बी के। तो अपने आप ये सारी बातें कवर हो जाएंगी। अब जैसे इसमें फर्स्ट वाले को इसको कवर करना है, तो इसको कवर करना है, मतलब आपने सी को क्या दे रखा है फिर इस केस में, 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 क्यूब, है ना। तो अपन जब यहां पे ये सारे तरीके से इन प्राइम्स को इन तीनों में बांट रहे होंगे तो सी को ऑटोमेटिकली कुछ कुछ मिलता जाएगा, और सी को मिलता जाएगा तो बाकी बची चीजें ए बी को जाती जाएगी और वहां उनमें रोटेट भी हो रहे होंगे, एक ही बार में सारा काम होगा। हाँ क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? इसको आप कह सकते हो कि हमने एक फॉल्स बेगर मल्टीप्लाई कर दिया। यहां बेगर नहीं बोलो। अच्छा पहले ये सिनेरियो क्या था याद करो। इसका एक पैरेलल सिनेरियो क्या है कि अपने पास 5 तो मैथ के बुक की कॉपीज है ना, 4 केमिस्ट्री के बुक की कॉपीज हैं और 3 या चलो 5 मैथ के बुक की कॉपीज, 4 फिजिक्स के बुक की कॉपीज और 3 केमिस्ट्री के बुक की कॉपीज, है ना। केमिस्ट्री को सबसे कम देते हैं, ठीक है। और अब उसके बाद एबीसी में बांट दिया, एबीसी में बांट दिया। तो काइंड ऑफ दैट कि हमने यहां फॉल्स एक आदमी जोड़ दिया और उसके साथ फिर सॉल्यूशन काम किया। अब इसको भी एक टूल की तरह माइंड में सेट करिएगा, ठीक है ना। क्या आप में से किसी को मेरे बोलने से पहले ये थॉट आया था, आ गया था? ठीक है। तो अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो जरा, अपने पास 5 तो 2s है ना, 4 3s है ना, और 3 5s है, ठीक है ना। अब इन्हें हमें इन 3 लोगों में बांटना है। क्या चले आते हैं, वर्क प्रिंसिपल पे, ठीक है ना। तो वर्क प्रिंसिपल पे आ जाएंगे। तो 5 एक जैसी चीजें 3 लोगों में बांटना है तो कितना हो जाएगा, 5 + 2 C2 इंटू 4 एक जैसी चीजें 3 लोगों में बांटना है तो क्या हो जाएगा, 4 + 2 C2 एंड 3 एक जैसी चीजें 3 लोगों में बांटना है, कितना हो गया, 3 + 2 C2। अरे बात समझ में? ठीक है। फिर देखो एक और क्वेश्चन है, कह रहा है x1 x2 x3 up to xk आर द टोटल डिवाइजर्स ऑफ कोई पॉजिटिव इंटीजर है n। मुझे नहीं पता n क्या है, लेकिन ये सारे उसके डिवाइजर्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अगर देखो, अगर उन सारे डिवाइजर्स का जोड़ मतलब x1 + x2 + x3 हाउ मेनी हमें तो पता ही नहीं है ना, ऐसे कितने होंगे वो हमें पता ही नहीं है। ये सारे का जोड़ कह रहा है 93 है, और इन्हीं के रेसिप्रोकल का जोड़ कह रहा है इन्हीं के रेसिप्रोकल का जोड़ कह रहा है ये है 93/50, ठीक है। तो अपने से के फाइंड करने कह रहा है, इतना घुमा फिरा कह रहा है n बताओ, n क्या होगा तो k अपने आप मिल जाएगा, है ना। अब ये क्या जानना चाह रहा है, ठीक है। अब ये भी दिखने में लग रहा है कि अरे स्टार्ट कैसे ले, इसको स्टार्ट कैसे ले पता ही नहीं चल रहा है,
है ना? या किसी को कोई थॉट आ रहा हो तो बताओ। हट, कुछ भी। देखो, अब जरा एक बात सोचो, जैसे मान लो हम एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5 की पावर 4, है ना? तो इसका वन ऑफ द डिवाइजर मान लो लेते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3 लेते हैं। ये हो गया पिक्ट वाला, है ना? तो पिक्ट वाले के साथ लेफ्ट वाला क्या होगा? 2 स्क्वायर 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। यस और नो? ऊपर पिक्ड हुआ तो ये लेफ्ट हुआ। अब यहां एक पैटर्न है, जरा सोचो कि अगर मैं n के साथ पिक्ट वाले को डिवाइड करूं तो लेफ्ट वाला आ जाएगा। कितने बात समझ गए? n के साथ अगर पिक्ट वाले को डिवाइड करोगे तो लेफ्ट वाला आएगा, है ना? तो जरा सोचो तो कि अगर मैं ये जो अपने पास गिवन है इसमें अगर मैं बोथ साइड से एक n मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आया? n बाई x1 प्लस n बाई x2 अप टू n बाई xk। इधर हो गया 93 n बाई 50। तो आप सोचो कि ये सारे भी तो डिवाइजर्स हैं, है ना? अब ये जितने, इनको अगर हम पिक ट्रीट करें तो ये सारे गोले क्या हैं? लेफ्ट है। तो सारे पिक सोच लो तो सारे लेफ्ट भी तो कवर हो गए, है ना? तो अगर आप मेरी बात समझे तो ये जो ओवरऑल सम है, दिस सम इज एक्चुअली दिस। ये डिवाइजर्स का ही तो जोड़ लिखा हुआ है, नहीं? तो अगर आप बात समझ गए तो इस पूरे सम की वैल्यू हम यहां से क्या उठा सकते हैं? 93। तो ये वाली चीज यहां से हो गई। देयरफॉर 93 इक्वल्स टू 93 n बाई 50। तो इसका मतलब n हो गया 50। अब तो काम ही नहीं बचा कुछ, है ना? तो n को हम यहां पर ले लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू सॉरी 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो k कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6। ठीक है? अब चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 1 पे आगे 6 जीरोज हैं, मतलब 1 से इसके बीच, है ना? क्या हो गया? 10 लाख। 1 से 10 लाख के बीच जितने भी इंटीजर्स हैं, है ना, उनमें से कितने इंटीजर्स होंगे जिनके डिजिट्स का सम 18 होगा? कितने इंटीजर्स होंगे जिनके डिजिट्स का सम 18 होगा, है ना? अच्छा, मतलब जैसे 3 डिजिट का पूछता तो अपने पास कोफिशिएंट मेथड था, है ना? यहां तो सारा 1 डिजिट का भी पूछ रहा है, 2 डिजिट का भी पूछ रहा है, 3 डिजिट का भी पूछ रहा है, सारे अप टू 7 डिजिट, मतलब सॉरी 6 डिजिट। 7 तक तो जा ही नहीं पाएंगे, इससे तो छोटे हैं, है ना? कुछ बोलना है? बोलो। हाँ, गुड। चलो एक तो सोच लिया, नहीं 2 सोच लिए, ठीक है? बेसिकली यहां क्या हुआ, देखो ये जो हम इनको 6 प्लेसेस ट्रीट करते हैं, ठीक है? और ये सारे प्लेसेस का सम, मतलब जो भी डिजिट की वैल्यूज आएंगी यहां पर, सुनो, A1 A2 A3 A4 A5 A6, कुछ कुछ डिजिट्स दे दिए, और ये सारे डिजिट्स का सम मैं बोल रहा हूं 18 हो जाए, है ना? जहां ये जो AIs हैं ये 0 1 2 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकते हैं। अब AIs को 0 अलाउ करने का फायदा क्या हुआ? अगर यहां पे 0 आ रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली 5 डिजिट का नंबर हो गया। अगर इन दोनों प्लेसेस पे 0 आ रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली 4 डिजिट का नंबर हो गया। तो हमारे कुछ यहां छूटा भी नहीं,
ठीक है ना। तो नाउ द टारगेट रिड्यूसेस कि यहां पर इसके टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहां से हम सीधा सीधा इसका आंसर क्या कह देंगे, बोलो 18, अच्छा नहीं सॉरी, अरे हाँ, कोफिशिएंट मेथड। तो आंसर अपना क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 इन x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 अप टू, और ऐसा कितनी बार, 6 बार, ठीक है ना। अब इसको अगर हम कुछ e बोल लें, तो अब हम e को देखते हैं। e अपने पास क्या हुआ, तो 1 माइनस एक्स की पावर 10 की पावर 6, है ना। अब ये क्या हो गया, तो 1 माइनस एक्स की पावर 10 की पावर 6 और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 6। अब इसमें हमें क्या चाहिए, 18, तो इसमें 0, तो इसमें 18, बोलो, इसमें 0 तो इसमें 18, और इसमें 10 तो इसमें 8, इसके आगे तो जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा आंसर, 6c0 माइनस 1 की पावर 0 और इंटू 6 प्लस 18 c18 प्लस 6c1 माइनस 1 की पावर 1, ठीक है ना, और इंटू 8 का चाहिए, तो 6 प्लस 8 माइनस 1 c8। नाउ वी कैन सॉल्व, ठीक है। अब देखो कुछ और इंटरेस्टिंग चीज है, देखो क्या कह रहा है, अ पर्सन ऑन ग्राउंड फ्लोर नीड्स टू क्लाइंब 8 स्टेयर्स टू रीच फर्स्ट फ्लोर, ठीक है ना। अब कह रहा है द पर्सन कैन क्लाइंब 1 or 2 stairs in one leap, the person can climb 1 or 2 stairs in one leap, ठीक है ना। find the number of ways this could be done if, अब इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन इसने दिए, ठीक है ना। he skips the third step, he does not skip the fourth step, he does not skip the fourth step but skips third step, है ना, या फिर he climbs a stair without restriction, है ना। सबसे पहले हम चौथे पे फोकस करते हैं। चौथा क्या कह रहा है, आप अपने आप पे ही लेके देखो कि आपको 8 सीढ़ी चढ़नी है ना। तो 8 सीढ़ी चढ़नी है और आपको ध्यान क्या रखना है, या तो आप एक बार में 1 सीढ़ी चढ़ रहे हो या 2 सीढ़ी चढ़ रहे हो, मतलब या तो सिंगल कवर कर रहे हो या डबल, ठीक है ना। तो आप ये काम, मतलब 8 सीढ़ी चढ़ने के टोटल वेज कितने सोच सकते हो, है ना। तो अगर देखा जाए तो आपको यहां पर इसका नॉर्मल तरीका जो हिट कर रहा है, किसका, 4th का नॉर्मल तरीका क्या हिट कर रहा है कि या तो मैं 4 डबल स्टेप ले लूं, तो 4 डबल स्टेप को लेने का तरीका एक, बोलो 2 सीढ़ी चढ़ गए 4 बार, या फिर मैं अगर 3 डबल लूं तो फिर 2 सिंगल ले लूं, है ना। तो 3 डबल 2 सिंगल, तो आपको एक तरीके से आप इसको 5c3 बोल दो या 5c2 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना भाई। यही तो चुनाव करना है आपको कि 5 स्टेप लेने हैं टोटल आपको, है ना। तो उन 5 स्टेप में कहां कहां पर डबल स्टेप लोगे, कहां कहां पे सिंगल स्टेप लोगे, ठीक है। या फिर 2 डबल लोगे तो फिर 4 सिंगल लेना होगा, नहीं तो टोटल स्टेप्स कितने हो रहे हैं, 6, मतलब टोटल आपके तरफ से कितना लेना पड़ रहा है, 6। तो यही तो सोचोगे कि वो जो 6 बार मैं चढ़ना चाह रहा हूं, है ना, उसमें से कितना तो डबल स्टेप लूं मैं और कितना सिंगल स्टेप लूं। तो ये 6c2 या 6c4 कुछ भी बोल दो, समझ रहे, ठीक है ना। और फिर 1 डबल स्टेप अगर लोगे तो फिर 6 सिंगल स्टेप लेना होगा। टोटल 7 में से ही तो सोचना है कितनी बार, मतलब 1 डबल, है ना। तो सिंपल आप इसको कह सकते हो 7c1, ठीक है ना। और एक होगा 8 सिंगल, तो 8 सिंगल स्टेप कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। अब अगर आप इसको जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो ये 5c3 कितना हो गया, 10, 6c2 हो गया,
15, ये 7 है ना। तो ये 32 और प्लस 2 टोटल इनका आ गया 34 देखा जाए तो फोर्थ का आंसर है। ठीक है, अब देखो अगर हम पीछे पड़ गए तो घुस के हम इस पे 1 2 3 भी निपटा लें, है ना। लेकिन डेटा बड़ा होता जाएगा तो ये कैलकुलेशन टेढ़ा होता जाएगा, है ना। तो और अगर उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन आने लगा तब तो और समस्या है ना। तो अब इसको हम रिकर्सन से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो मैं यहां पर, ये हुआ इसका फर्स्ट मेथड, ठीक है ना। अब सेकंड मेथड की मैं बात करता हूं। अब सेकंड मेथड के लिए मैं क्या करूंगा, इसको देखो रिकर्सन से कैसे सॉल्व करूंगा। एक बार 30 सेकंड सोच। चलो देखो मैं कह रहा हूं, मान लेते हैं लेट an number of ways of reaching nth stair. Number of ways of reaching nth stair n मान लिया, ठीक है ना। तो अब जरा सोचो तो अपना ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक सेकंड, है ना। अपना ये जो एक्सपेरिमेंट है या तो किसी सिंगल स्टेप पे एंड हो रहा है, बोलो, या फिर किसी डबल स्टेप पे एंड हो रहा है। यस सुनो, अपना एक्सपेरिमेंट या तो किसी सिंगल स्टेप पे एंड हो रहा है या किसी डबल स्टेप पे। अब पहले an के अंदर घुस के सोचो, अगर हम a10 निकाल लेते हैं, a10 जो भी वैल्यू आई, तो a10 क्या इंडिकेट कर रही है, नंबर ऑफ वेज, मतलब टोटल तरीके जिसमें 10 सीढ़ी चढ़ा जाए फॉलोइंग द रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन क्या है, सिंगल स्टेप या डबल स्टेप, बोलो ना, ठीक है। A20 निकालोगे तो A20 का मतलब क्या हुआ, 20 सीढ़ियों को चढ़ने के तरीके फॉलोइंग द रेस्ट्रिक्शन। A25 25 सीढ़ियों को चढ़ने के तरीके, ठीक है। तो अब जरा सोचो तो अगर आपका एक्सपेरिमेंट सिंगल स्टेप पे एंड हुआ है तो उसके पीछे कितने स्टेप्स हैं, n-1, बोलो। और अगर आपका एक्सपेरिमेंट डबल स्टेप पे एंड हुआ है तो उसके पीछे कितने स्टेप्स है ना। तो यहां पर सोचो तो n-1 स्टेप्स है और यहां पर n-2 स्टेप्स है। कितने लोग बात समझ गए, है ना। तो अब अगर आप ये फील ले पा रहे हो तो आप कहोगे an इक्वल्स टू कि हम n-1 सीढ़ी तक पहुंचे, उसकी संख्या क्या हो जाएगी, n-1 सीढ़ी तक पहुंचने की संख्या n-1 हो जाएगी, एंड 1 सिंगल स्टेप। और an-2 का मतलब नंबर ऑफ वेज जिनसे हम n-2 सीढ़ी तक चढ़ चुके हैं, एंड 1 डबल स्टेप। देखो ज्यादातर में वही फिबोनाची सीक्वेंस ही आता है, ठीक है ना। तो अब देखो कहानी खत्म है। क्या कहानी खत्म है, यहां पर अपने पास रिकर्जन आया an इक्वल्स टू an-1 प्लस an-2, जहां a1 मतलब एक सीढ़ी को चढ़ने का तरीका तो एक ही होगा। अरे लास्ट को कहां थे हमें, a2 मतलब 2 सीढ़ी है तो 2 सीढ़ी को चढ़ने के 2 तरीके, या तो दोनों सिंगल स्टेप ले ले या फिर एक डबल स्टेप 2। अब आगे की चिंता हमें करनी नहीं, वो सब निकलता चला जाएगा। तो a3 क्या हो गया 3, a4 क्या हो गया 5, a6 क्या हो गया 8, a7 क्या हो गया 13, a8 क्या हो गया, है ना। देखो a3 हो गया 3, a4 हो गया 5, ठीक है ना। हाँ सॉरी a5 ना, a5 हो गया 8, a6 हो गया 13, a7 हो गया 21, a8 हो गया
34। अब 8 क्या, अब सीढ़ी आप 8 बना दो, 20 बना दो, पहुंच जाएंगे वहां तक, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पे अब इसके अंदर घुस के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब जैसे पहला क्या कह रहा है, ही स्किप्स द थर्ड स्टेप। सुना, ही स्किप्स द थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप स्किप करने का मतलब ये सेकंड स्टेप तक आया और डबल स्टेप लिया, है ना। तो जरा सोचो तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर हम करना चाह रहे हैं, क्या था, ही स्किप्स। एक काम करते, रुको, यहां पर इसको, ये तीनों को यहां ले जाके निपटाते हैं। ठीक है। अब देखो, अब इसमें फर्स्ट का मतलब ही स्किप्स द थर्ड स्टेप। तो देखो, सेकंड स्टेप तक आया, जिसको बोल रहे हैं A2, फिर उसने एक डबल स्टेप लिया, मतलब एक तरीका, एक डबल स्टेप, ठीक है ना। और अब डबल स्टेप लेने के बाद ये कौन सी सीढ़ी पर है, थर्ड स्किप हुआ, तो फोर्थ। आगे और कितनी सीढ़ी चढ़नी है, 4। तो फोर्थ के बाद आगे कितनी सीढ़ी चढ़नी है, 4, A4। अब कुछ भी आपसे पूछ ले, काम खत्म। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो गया, A2 है 2, है ना, और A4 हो गया अपने पास कितना, 5। आंसर 10, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, टोटल में से वो तरीके हटा देते जब थर्ड सीढ़ी इज यूज्ड। नहीं, मतलब इसी चीज को हम ऐसा भी कह सकते थे, टोटल यानी कि A8 माइनस वो तरीके जब थर्ड सीढ़ी इज यूज्ड। तो थर्ड सीढ़ी इज यूज्ड मतलब हम फर्स्ट से थर्ड तक गए A3, और थर्ड के बाद फिर और कितने चढ़ने हैं, 5 और, तो A3 इंटू A5। बात एक ही है। क्या हो जाएगा यहां पर अगर देखो तो A8 हो गया, A8 हो गया अपने पास 34, और माइनस A3 इंटू A5, यानी कि 3 इंटू 8, 10। कुछ भी उलझा दे, है ना। अब जैसे देखो यहां पर क्या हुआ, सेकंड, ही डज नॉट स्किप द फोर्थ स्टेप, ही डज नॉट स्किप द फोर्थ स्टेप, मतलब फोर्थ तक आएगा, फिर 8वीं तक जाएगा। तो बेसिकली इट इज A4, A4 से चौथी सीढ़ी पे आ गया, और फिर वहां से 4 और सीढ़ी चढ़नी है, A4। नहीं, तो यहां से ये कितना हो गया, 5 इंटू 5, मतलब कितने वेज, 25, ठीक है ना। थर्ड की बात करो तो थर्ड क्या हुआ, ही डज नॉट स्किप द फोर्थ स्टेप बट स्किप्स थर्ड स्टेप, मतलब बेसिकली ये पहले सेकंड पे आया A2 से, फिर वहां से एक डबल स्टेप लिया, और कहां चला गया, फोर्थ पे, इंटू 1, ये डबल, और फिर वहां से 4 सीढ़ी और चल, है ना। तो वंस अगेन आंसर कितना हो गया, 10। तो अब के बाद ऐसा कुछ भी पूछेगा, सीढ़ी वाले क्वेश्चन तो निपट जाना है, जिसमें कभी भी कहा सिंगल स्टेप है या डबल स्टेप है, ठीक है ना। अब रिकर्शन की बात निकली है, तो देखो हमने जितने क्वेश्चन किए उनमें फिबोनाची सीक्वेंस ही बना, ऐसा जरूरी नहीं है। अब उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल ये है। अब देखो ये एग्जाम्पल क्या है, पढ़ते हैं। तो कह रहा है 3 persons A, B and C play a game of passing a ball from one to another, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ पासिंग द बॉल स्टार्टिंग विथ A, ठीक है ना, एंड रीचिंग A अगेन ऑन द 11th पास। मतलब सबसे पहले शुरू में किसके पास है, A के पास है, और एक एग्जाम्पल से यहां समझाया गया कि यहां से कितने पासेस के बाद A को वापस मिले, 11 पास। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11वीं बार में A के पास बॉल हो, इसके तरीके गिनने हैं। अब आप सोचो, ये बहुत ही भयानक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब 30 सेकेंड अब देखो मैं इसको करता हूं, यहां पर मान लेते हैं लेट an इक्वल्स टू number of ways in which ball is
विथ ए ऑन nth पास। ठीक है, अब प्रोसेस को समझो क्या है। प्रोसेस क्या है, ए ने जैसे मान लो बॉल पास किया तो या तो वो बी को दे रहा है या सी को, फिर जब बी को मिल रहा है तो फिर वहां से या तो वो ए को जा रहा है या सी को, ऐसे होता जा रहा है। तो हर अगले के लिए दो रास्ते खुले, ठीक है ना। तो अब एन मानने का मतलब, सबसे पहले रिकर्शन का मेन टूल क्या, मेन फंडा क्या होता है, आप इसके अंदर घुस के फील करो इसको, है ना। मतलब बेसिकली एन अगर मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ वेज इन विच बॉल इज विथ ए ऑन nth पास, ठीक है ना, तो इसका मतलब हुआ अगर मैं A10 निकाल रहा हूं तो 10वें पास पे ए को बॉल मिलेगा, उसके सारे तरीके मिल जाएंगे, नंबर ऑफ वेज। अगर मैं A20 निकाल रहा हूं तो 20वें पास पर, अच्छा पास की काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, शुरू में किसके पास है, ए के पास है, फिर स्टार्ट कहां से हो रहा है, बी से, ठीक है ना, सॉरी मतलब दूसरे से, मतलब बी या सी, है ना। शुरू में किसके पास है, ए के पास, तो वो 0 है। 1 कहां से गिना जाएगा, जब ए ने बी या सी को ट्रांसफर किया, ठीक है ना। तो ए, अब मान लो यहां A20 निकाला आपने, A20 का मतलब आपने वो सारे तरीके निकाल लिए जब 20वीं बार में बॉल ए के पास आई, ठीक है ना। तो अब देखो ये बहुत मजेदार है ना। अब जरा सोचो, मैं यहां पे एक चीज लिखता हूं, an+1 का मतलब क्या होगा, n+1th पास में बॉल ए के पास है, ठीक है, इसे ध्यान दो, n+1th पास में बॉल ए के पास है, तो इसका मतलब nth पास में बी या सी के पास है ना, nth पास में बी या सी के पास है। तो अब जरा जोर लगाओ, तो क्या हम वो तरीके निकाल सकते हैं कि nth पास में बी या सी के पास बॉल हो। तो अब जरा सोचो, तो रुको, nth पास तक पहुंचने के टोटल तरीके कितने हो सकते हैं, 2 की पावर n, नहीं समझे, हर पास पे 2 चॉइस खुले हैं, जिसके भी पास बॉल है उसके बाद हर पास पे कितने चॉइस खुले हैं, 2। ए के पास है तो बी सी, बी के पास है तो सी ए, सी के पास है तो ए बी, तो हर पास के 2 रास्ते खुले, तो टोटल वेज 2 की पावर n, है ना, है ना। 2 की पावर n में से अगर आप an घटा दो तो an वो तरीके हैं जब nth पास में बॉल किसके पास है, तो आपने इसमें से वो सारे तरीके हटा दिए जब nth पास में बॉल ए के पास है ना। तो जैसे ही आपने ये सबट्रैक्ट किया, तो अब ये कौन से तरीके हो गए, जब nth पास हुआ है और बॉल या तो बी के पास है या सी के पास है। अब बी के पास है या सी के पास है, तो n+1th पास में ए के पास जाए, उसका तरीका कितना हो जाएगा, 1। तो अगर देखा जाए तो यहां पर आप एक रिकर्शन एस्टैब्लिश कर चुके हो, ठीक है ना। अब यहां ये जो रिकर्शन एस्टैब्लिश किए हो, इसमें a1 की वैल्यू क्या हो गई, 0। फर्स्ट पास में कभी ए के पास तो आ ही नहीं सकता। अब आप मर्जी जो चाहो इससे निकालो, हाँ ये रिकर्शन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आप इसके थ्रू 10, 11, 12 जितने तक चाहो पहुंच सकते हो। जैसे क्या हो गया, a2 कैसे निकलेगा, तो a2 का मतलब n की जगह क्या रखते हैं, 1, तो n की जगह 1 रखते हैं तो ये क्या आ गया, 2 - a1 यानी कि 2, ठीक है ना। फिर a3 तो क्या हो जाएगा, 2² - a2 यानी कि 2। फिर a4 क्या हो जाएगा, 2³ - a3 कितने, 6। a5 2 की पावर 4 - a4 10। a6 2 की पावर 5 - a5 कितना हो गया, 22। फिर a7 2 की पावर 6 - a6, है ना, a7 2 की पावर 6, ठीक तो है, कहाँ कंफ्यूज कर रहा है। तो 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64 - 22 यानी कि, अरे बात नहीं करो, 42, ठीक है ना।
A8 2 की पावर 8 सॉरी 2 की पावर 7 माइनस 7 2 की पावर 7 माइनस A7 86 2 की पावर 7 हो गया, हाँ ठीक है ना। फिर A9 2 की पावर 8 माइनस A8 1 भरोसा कर लूँ, ठीक है। फिर A10 2 की पावर 9 माइनस A9 तो 2 की पावर 9 हो गया 512 माइनस 170 342 और A11 2 की पावर 10 माइनस A10 है ना, तो 1024 माइनस 342। अरे धोखा दे रहा है ये यार, चलो मान लेते हैं 682। हाँ भाई, तो कितना बढ़िया बात बोला तुमने। हाँ देखो तो अच्छा, रिकर्शन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, किसी भी क्वेश्चन में रिकर्शन सॉल्व नहीं हो रहा है ना, लेकिन रिकर्शन के इस्तेमाल से हम मजे से पहुंच गए जहां तक चाहे। अब यहाँ A8 का मतलब क्या हुआ, 8वें पास में बॉल A के पास जितने तरीके से हो सकता है। A9 का मतलब 9वें पास में बॉल जितने तरीके से A के पास हो सकता है, एंड सो, ठीक है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ सर्टेन टेस्ट देयर आर n क्वेश्चंस, ठीक है ना। इन दिस टेस्ट n माइनस r का स्क्वायर स्टूडेंट्स गेव रॉन्ग आंसर्स टू एटलीस्ट r क्वेश्चंस, ठीक है। इफ टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स गिवन इज 204 है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स गिवन इज 204, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। एक बार चलो छोड़ो, मैं करता हूं। देखो क्या कह रहा है, देखना, अब ध्यान दो इधर, देखना कितने लोग का अप्रोच सही था। क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन टेस्ट देयर आर n क्वेश्चंस, इन दिस टेस्ट n माइनस r का स्क्वायर स्टूडेंट्स गेव रॉन्ग आंसर्स टू एटलीस्ट r क्वेश्चंस, गेव रॉन्ग आंसर टू एटलीस्ट r क्वेश्चंस। तो पहले इसको विजुअलाइज करो, इसका मतलब n माइनस 10 का स्क्वायर क्या बोलेगा, कम से कम 10 आंसर्स गलत हुए। अब कम से कम 10 आंसर्स गलत हुए मतलब क्या क्या है इसमें, या तो 10 आंसर्स गलत हुए, या 11 आंसर्स गलत हुए, या 12 आंसर्स गलत हुए, एंड सो ऑन। बोलो अब जरा सोचो तो n माइनस 11 का स्क्वायर क्या बताएगा, कम से कम 11 क्वेश्चंस गलत हुए कितने स्टूडेंट्स के, है ना। तो अब कम से कम 11 का मतलब क्या हुआ, या तो 11 या 12 या 13, है ना। तो अगर आप n माइनस 10 के स्क्वायर में n माइनस 11 का स्क्वायर घटा दो तो आपको एग्जैक्टली 10 गलत आंसर देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या मिल गई। नहीं समझ आए, कम से कम 10 का मतलब क्या हुआ, 10 11 12, कम से कम 11 का मतलब क्या हुआ, 11 12 13। तो अगर आप कम से कम 10 गलत करने वालों में से कम 11 गलत करने वालों को घटा दो तो एग्जैक्टली 10 गलत करने वाले कितने लोग थे वो मिल चुका है आपको, इसी पर बेस्ड है। कितने लोगों ने सोच लिया था, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर देखो क्या होगा, मैं नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखो क्या कह रहा है, इन दिस टेस्ट n माइनस r का स्क्वायर स्टूडेंट गेव रॉन्ग आंसर टू एटलीस्ट r क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिविंग wrong answer, number of students giving wrong answer to exactly r questions, exactly r questions। क्या होगा, हम n माइनस r के स्क्वायर में से n माइनस r प्लस 1 का स्क्वायर घटा देंगे, है ना। तो n माइनस r हो गया कम से कम r गलत करने वाले स्टूडेंट्स,
n माइनस आर प्लस वन का स्क्वायर हो गया, कम से कम r प्लस वन गलत करने वाले स्टूडेंट्स। तो जैसे ये घटाओगे तो एग्जैक्टली r गलत करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं उसकी संख्या आ गई, ठीक है ना। अब इसको अगर हम देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लो, तो a प्लस बी में कितना हो गया 2n माइनस वन, ठीक है ना। बोलो, मतलब बेसिकली 2n माइनस वन माइनस 2r, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 ही होगा, ठीक है ना। तो ये आपको 2n माइनस वन माइनस 2r क्या मिल गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जैक्टली r क्वेश्चंस रॉन्ग किए, है ना। तो आपको टोटल रॉन्ग, मतलब टोटल रॉन्ग आंसर्स आपको पता है कितने हैं, 204। तो अब आप यहां पे क्या करोगे, जैसे ही 2n माइनस वन माइनस 2r के साथ r को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो आपको यहां पर, अब सोचो इतने स्टूडेंट थे जिन्होंने r क्वेश्चंस रॉन्ग किए, तो यहां पर अगर जैसे ही हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रॉन्ग आंसर्स r जो थे वो मिल गए यहां से। अब r के वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो r के वेरिएशन जरा सोचो, तो आपको 1 लोगे तो कितने स्टूडेंट आएंगे, n माइनस वन स्क्वायर, 2 लोगे तो n माइनस टू स्क्वायर, लेकिन n लोगे तो क्या आ जाएगा 0, तो वो n वाला यहां पे नहीं लेना है, क्योंकि n रॉन्ग आंसर करने वाले तो लोग है ही नहीं। तो अब यहां पे भी थोड़ा केयरलेस रहेंगे तो गलती हो जाएगी, मतलब यहां पे हम सिग्मा कहां से कहां तक करें, 1 से n माइनस वन तक। उतना सोचने के बाद भी ये नहीं सोचेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, कर दिया, है ना, ठीक है। तो अब यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कितना है 204। अब ये तो सिग्मा लगाते हैं, तो सिग्मा लगाओगे तो ये क्या हो गया 2n माइनस वन इंटू सिग्मा आर, तो सिग्मा आर कितना हो गया n, है ना, अपॉन 2, और माइनस 2 सिग्मा आर स्क्वायर, तो n इंटू n प्लस वन, है ना, इंटू 2n प्लस वन और बाई 6। ये कितना होना चाहिए 204। तो अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर बेसिकली क्या आ गया, हाफ माइनस 1/3 यानी कि 1/6। तो यहाँ से क्या आ गया n माइनस वन इंटू n इंटू 2n माइनस वन और इक्वल टू 6 इंटू 204। तो 204 का फैक्टराइजेशन देख रहे हो क्या हो रहा है, हाँ 17 तो आ रहा है, 17 इंटू 12, है ना, यानी कि 3 इंटू 4 इंटू 17, है ना। अब यहां पर हम क्या करते हैं, ऐसे सेट करते हैं कि यहां से हमें कंपेयर करके n दिख जाए, ठीक है ना। तो देखो यहां पे आ रहा है कितना 8 इंटू 9 इंटू 17, तो देयरफॉर n इक्वल्स टू